स्वागत है आप सभी दोस्तों को आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद राजीव में। दोस्तों आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 12 का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, इसका नाम है निषेचन। तो चलिए आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक निषेचन, या इसे इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो आज का टॉपिक है निषेचन, या इसे इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। सबसे पहले जानेंगे इसकी डेफिनेशन। निषेचन कहते किसको हैं? नर तथा मादा युग्मक के तथा मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन कहते हैं। तो इस प्रकार नर तथा मादा युग्मक के मिलने की क्रिया निषेचन कहलाती है। अब इसके बाद देखेंगे निषेचन की विशेषताएं। निषेचन की विशेषताएं, इसको पॉइंट वाइज देखेंगे निषेचन की विशेषताएं को। तो नंबर 1 है, इसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है। और एक बात नोटिस करेंगे, ये युग्मक के संलयन की खोज जो है वो स्ट्रासबर्गर ने किया है। स्ट्रासबर्गर ने किया है 1884 में। उसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे निषेचन की विशेषताओं में। यह क्रिया पराग नलिका के अंडाशय तथा अंत में बीजांड के अंदर प्रवेश करने के बाद होती है। अर्थात नर युग्मक जब बीजांड के अंदर प्रवेश हो जाते हैं तब यह क्रिया होती है। अगला पॉइंट तीसरा, इसमें किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे इसके पहले
आप लोगों ने पढ़ा होगा पर परागण, तो उसमें माध्यम या कारक की आवश्यकता होती है। तो लेकिन अगर निषेचन की बात की जाए तो इसमें साधन की आवश्यकता नहीं होती। अगला पॉइंट, यह क्रिया परागण के बिना नहीं हो सकती है। अर्थात सबसे पहले पुष्प में परागण की क्रिया होगी, उसके बाद ही निषेचन की क्रिया होगी। इसके बाद आगे चलेंगे, आगे देखेंगे निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तन। निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तन, यानी जब निषेचन की क्रिया होती है तो उसके बाद पुष्प में क्या परिवर्तन होते हैं, इसको पॉइंट वाइज देखेंगे। नंबर 1, बाह्य दल। प्रायः मुरझाकर गिर जाते हैं। गिर जाते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें बाह्य दल लगे रहते हैं, वो गिरते नहीं हैं, जैसे टमाटर, बैगन, मिर्च आदि। इन सब में जो बाह्य दल होते हैं निषेचन के बाद भी लगे रहते हैं, वे गिरते नहीं हैं। अगला पॉइंट नंबर 2 पे आता है दल पुंज। ये भी प्रायः मुरझाकर गिर जाते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे पुंकेसर। पुंकेसर की बात यदि किया जाए तो ये झड़ जाते हैं। उसके बाद नंबर 4 पे वर्तिकाग्र की बात किया जाए। वर्तिकाग्र प्रायः सूख जाते हैं। जाती है, क्योंकि ये फीमेल पार्ट है इसलिए सूख जाती है। अगला पॉइंट वर्तिका की यदि बात करें तो ये भी मुरझा जाती है। उसके बाद 6 पे अंडाशय की बात करें। अंडाशय तो ये फल में बदल जाता है।
अगले नंबर की बात किया जाए, अंडाशय भित्ति की अंडाशय भित्ति, इसकी यदि बात करें तो ये फल भित्ति बनाती है, फल भित्ति बनाती है। उसके बाद नंबर 8 पे बात करें, बीजांड, बीजांड की यदि बात करें तो ये बीज में परिवर्तित हो जाता है, बीज में परिवर्तित हो जाता है, हो जाता है। उसके बाद नंबर 9 की यदि बात करें, अंडकोशिका, अंडकोशिका, अंडकोशिका की यदि बात करें तो ये भ्रूण बनाती है, भ्रूण बनाती है। उसके बाद नंबर 10 पे बात किया जाए, द्वितीयक केंद्रक की, द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक की यदि बात किया जाए तो ये भ्रूण पोष में बदल जाता है, भ्रूण पोष में बदल जाता है। उसके बाद 11 की बात किया जाए, बीजांड कवच की, बीजांड कवच, इसकी यदि बात करें तो ये बीज का आवरण बनाता है, बीज का आवरण बनाता है। उसके बाद 12 नंबर पे बात किया जाए, बीजांड वृंत की, बीजांड वृंत की यदि बात करें तो ये बीज वृंत बनाता है, बीज वृंत बनाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि निषेचन की क्रिया हो जाने के बाद पुष्प में ये निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखेंगे द्विनिषेचन और मुख्य निषेचन। द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन क्या होता है उसको देखेंगे। चलिए उसको देखते हैं, द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन। द्विनिषेचन अथवा दोहरा निषेचन। सबसे पहले इसके डिस्कवर की बात कर लेते हैं कि दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन की खोज किसने किया। तो दोहरा निषेचन की खोज जो है एस.जी. नवास्चिन एस.जी. नवास्चिन ने 1898 में किया था। वो भी लिलियम व फ्रिटिलिया में, लिलियम व
फ्रिटिलेरिया में दोहरा निषेचन का पता लगाया था। चलिए देखते हैं दोहरा निषेचन होता क्या है। फिगर के माध्यम से इसको देखेंगे दोहरा निषेचन क्या होता है। फिगर बना लेंगे। इसमें ये अंकुरित परागकण हैं। और ये पराग नलिका ये पतली सी पराग नलिका आती है जो आ करके भ्रूणपोष में जुड़ती है। यहाँ जो है भ्रूणपोष में जुड़ जाती है। इसके बाद ये बीजांड होते हैं। इसका नामनेशन कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो है अंकुरित परागकण हैं। अंकुरित परागकण और ये पराग नलिका उसके बाद इसकी यदि बात करें तो इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। ये भ्रूणपोष है। उसके बाद यहाँ इसकी बात करें अंदर भ्रूणपोष की तो ये सहायक कोशिका। उसके बाद यदि मध्य की बात करें तो ये है ध्रुवीय केंद्रक। उसके बाद आगे बात करें यहाँ इस केंद्रक की तो ये अंडकोशिका है। अंडकोशिका अब इसके बाद देखेंगे दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन इसमें होता कैसे है। चलिए इसको देखते हैं दोहरा निषेचन इसमें होता कैसे है। तो सबसे पहले स्टेप में ध्यान से देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर दो नर युग्मक पाए जाते हैं। यहाँ नर युग्मक लिख दिया जाए। वो भी पेयर में। तो यहाँ पर दो नर युग्मक पाए जाते हैं और वो पराग नलिका से होते हुए
यहाँ भ्रूणपोष में प्रवेश करते हैं। इसमें से एक युग्मक अंड कोशिका में चला जाता है और दूसरा जो युग्मक होता है वो चला जाता है द्विगुणित केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रकों में। यानी स्टेप बाय स्टेप यदि समझाया जाए तो दो नर युग्मक ये सबसे पहले भ्रूणपोष के जीव द्रव्य में प्रवेश करेंगे। भ्रूणपोष के जीव द्रव्य में प्रवेश करेंगे, जिसमें से एक जो है अंड कोशिका में प्रवेश करता है, अंड कोशिका, और दूसरा जो है ध्रुवीय केंद्रकों में, ध्रुवीय केंद्रक में। अंड कोशिका में जो नर युग्मक प्रवेश करता है वो आगे चल करके अंड कोशिका में घुस करके युग्मनज का निर्माण करता है। युग्मनज का निर्माण करता है और युग्मनज से भ्रूण का निर्माण हो जाता है। भ्रूण का निर्माण, इस क्रिया को मुख्य निषेचन क्रिया कहा जाता है। इस क्रिया को मुख्य निषेचन क्रिया। उसके बाद यदि दूसरे नर युग्मक की बात किया जाए तो वो ध्रुवीय केंद्रक में प्रवेश करता है या द्विगुणित केंद्रक में प्रवेश करता है, जिसे एक और नाम से जानते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। इसको एक और नाम से जानते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। उसके बाद इसमें त्रिक संलयन क्रिया होती है। जैसे इसमें मुख्य निषेचन क्रिया होती है तो इसमें त्रिक संलयन क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप ये जो प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक है ये बार बार विभाजित होता है। बार बार विभाजन। जब इसमें ध्रुवीय केंद्रक में त्रिक संलयन क्रिया होगी तो ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो होता है वो बार बार विभाजित होता है, जिसके फलस्वरूप इनके केंद्रकों के चारों ओर भित्ति बन जाती है। केंद्रकों के चारों ओर भित्ति, इनके केंद्रकों के चारों ओर भित्ति बन जाती है और इस प्रकार जो ऊतक बनता है उसे भ्रूणपोष कहते हैं। भ्रूणपोष कहते हैं। ये संपूर्ण प्रक्रिया, ये दोनों मिला करके जो क्रिया हुई उसे दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन कहा जाता है। द्विनिषेचन क्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन की क्रिया कैसे होती है। उसके बाद ये सब क्रिया होने के बाद आगे चलते हैं, बीज का निर्माण होगा और फल का निर्माण होगा, उसको भी समझेंगे।
ये क्रिया संपूर्ण हो जाती है, उसके बाद बीज का निर्माण होता है। बीज का निर्माण, बीज का निर्माण कैसे होता है इसको देखेंगे। क्योंकि इसमें पहले ही बता दिया गया है कि युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है और ध्रुवीय केंद्रक की क्रिया जब त्रिक संलयन से होती है तो प्राथमिक भ्रूण कोष बार बार विभाजित होते हैं, केंद्रक के चारों ओर भित्ति बन जाती है और उससे भ्रूण कोष का निर्माण होता है। उसके बाद जो क्रिया होती है वो देखेंगे, बीजांडों का आकार बढ़ने लगता है। बीजांडों का आकार बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है। ये पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे देखते हैं आगे क्या होता है। अध्यावरण यानी बीजांड के जो बाहरी आवरण है, अध्यावरण कहा जाता है उसे, अध्यावरण सख्त होने लगते हैं, होने लगते हैं। अगली स्टेप में, तीसरे स्टेप की यदि बात करें तो उसमें जो भोज्य पदार्थ हैं, भोज्य पदार्थ, ये या तो बीजपत्र में अथवा भ्रूणपोष में एकत्र हो जाते हैं, भ्रूणपोष में एकत्र हो जाते हैं। उसके आगे की नंबर फोर्थ स्टेप में क्या होता है, इसके अंदर जो पानी होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, यानी पानी की मात्रा कम होने लगती है, कम। उसके बाद पांचवें स्टेप में क्या होता है, जो भ्रूण होता है वो सुषुप्तावस्था में चला जाता है, सुषुप्तावस्था में चला जाता है। यानी जो भ्रूण है वो सुषुप्तावस्था में चला जाता है। इस प्रकार ये 5 स्टेप के बाद जो है बीज का निर्माण हो जाता है, बीज का निर्माण। उसके बाद अगले चरण की बात करें तो अगला है फल का निर्माण। ये तो बीज का निर्माण हो गया, इसके बाद फल का निर्माण कैसे होता है वो देखेंगे। फल का निर्माण, तो फल का निर्माण कैसे होता है इसको देखेंगे। इसमें पहले स्टेप की यदि बात करें तो जिस समय बीज विकसित होता है, जिस समय बीज विकसित होता है, विकसित होता है, उसी समय अंडाशय, उसी समय अंडाशय फूलकर रसीला हो जाता है, रसीला हो जाता है, जिससे फल का निर्माण होता है या हो जाता है। तो इस प्रकार
हम लोगों ने जाना कि दोहरा निषेचन क्या होता है या द्विनिषेचन क्या होता है, उसके बाद बीज का निर्माण कैसे होता है और फल का निर्माण कैसे होता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि असंगजनन और बहुभ्रूणता क्या होता है। असंगजनन, इसको पहले चैप्टर में हमने बताया है, जब लैंगिक जनन पढ़ाया जा रहा था तो उसमें बताया गया था, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए ये क्या होता है। तथा बहुभ्रूणता, तो सबसे पहले देखेंगे असंग जनन। असंग जनन की यदि इंग्लिश की बात करें तो इसको कहा जाता है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एपो प्लस मिक्सिस। एपो का मतलब होता है बिना और मिक्सिस का मतलब होता है मिश्रण। अर्थात इसका मतलब हो गया बिना मिश्रण के, बिना मिश्रण, एपोमिक्सिस। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। लैंगिक जनन के प्रतिस्थापन की ऐसी प्रक्रिया लैंगिक जनन के प्रतिस्थापन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें बिना युग्मक संलयन, जिसमें बिना युग्मक संलयन अथवा निषेचन, संलयन अथवा निषेचन के भ्रूण का निर्माण होता है, का निर्माण होता है, उसे आसंग जनन कहते हैं। आसंग जनन कहते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे दूसरा, बहुभ्रूणता किसे कहते हैं। बहुभ्रूणता, सबसे पहले बहुभ्रूणता का जो सर्वेक्षण किया था, सर्वप्रथम बहुभ्रूणता का जो सर्वेक्षण किया था 1719 में, वो ये लीवेनहॉक थे। लीवेनहॉक, यानी कहने का मतलब बहुभ्रूणता का जो सर्वप्रथम पर्यवेक्षण किया था वे लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं, बहुभ्रूणता कहते किसको हैं। एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित होने की क्रिया, विकसित होने की
क्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। बहुभ्रूणता कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लेंगे किस किस में बहुभ्रूणता होता है। उदाहरण में संतरा, नींबू, तंबाकू, एलियम आदि, इन सब में बहुभ्रूणता होती है। तो इसी के साथ 12वीं क्लास का सेकंड चैप्टर समाप्त हुआ। बस आज इतना ही। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर 3 के साथ। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।